जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट आया था। उसमें इन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट है, यहाँ पे एक पूरा कानून बना हुआ है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 जो पार्लियामेंट में बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे एक्ट को ही स्ट्राइक डाउन कर दिया। मतलब क्या कहा है कि ये पूरा एक्ट है ना, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पूरे एक्ट को हटा दिया आपने यहाँ से। अच्छा ठीक है, हम ये भी पढ़ेंगे कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट क्या होता है, हम ट्रिब्यूनल क्या होता है वही पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए। और ये आर्टिकल क्या कहना चाहता है, आर्टिकल का मेन फोकस है जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारा एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशियल की पावर को ज़्यादा ले रहा है। मतलब यहाँ पे जो मिनिस्टर है, मिनिस्ट्रीज़ वगैरह है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उन्होंने ना जज की इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर दिया है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल ही पूछता है। हम पहले जानते हैं कि ट्रिब्यूनल क्या होता है। देखो, इंडिया के पहले हमें जुडिशियल सिस्टम को समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे लोअर कोर्ट है, और अगर कोई लोग बाग यहाँ जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिला तो वो कहाँ जाते हैं, वो हाई कोर्ट में जाते हैं। यहाँ पे भी न्याय नहीं मिलता तो कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ये बना हुआ है, ठीक है। लेकिन देखो, ये हाई कोर्ट है ना, ये बफर का काम करता है, ये बीच का काम करता है सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट के बीच में। तो यहाँ पे बर्डन सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस वगैरह आते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा केस आते हैं ना, तो इस बर्डन को कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, आर्टिकल 323 ए और बी से, 323 ए और बी ये दोनों आर्टिकल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि चूंकि हाई कोर्ट के पास में बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास में पावर दी है कि वो है ना, इन बर्डन को कम करने के लिए कुछ स्पेशल कोर्ट्स बना सकती है ताकि हाई कोर्ट का बर्डन कम हो जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि 323 ए और बी इन दोनों आर्टिकल का इस्तेमाल करके कोई भी सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट बना सकती है। इन स्पेशल कोर्ट को बोलते हैं ट्रिब्यूनल। मतलब कि सर, मैंने कहा कि देखो, हाई कोर्ट में मर्डर के केस भी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। रेप के केसेस भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ईडी के केस वो भी जाएंगे, सीबीआई के केस वो भी जाएंगे, इनकम टैक्स के केस वो भी जाएंगे। सारे केस यहाँ जाते रहते हैं। तो हाई कोर्ट के ऊपर तो बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो जो मेन केस वगैरह होंगे, जैसे कि अगर हम ये कह दें कि यार कि हम इनकम टैक्स के लिए अलग ही स्पेशल कोर्ट बना देते हैं, ठीक है ना, और हाई कोर्ट में अब मर्डर वगैरह और ये रेप वगैरह और फैमिली वगैरह लोग, इनके केसेस चले जाएंगे। तो अगर मैं इनकम टैक्स के लिए स्पेशल कोर्ट बना दूँ, तो सारे के सारे इनकम टैक्स के केसेस वहीं फाइल हो जाएंगे, ठीक है। तो लोग बाग को हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हाई कोर्ट के जो केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है वो थोड़े कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इनकम टैक्स का अलग से कोर्ट बना दिया। क्या इंडिया में इनकम टैक्स का कोई अलग से कोर्ट है? बिल्कुल है। उसको बोलते हैं ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये एक तरह का स्पेशल कोर्ट है जो इनकम टैक्स के सारे केसेस को लेता है। मतलब कि अगर मुझे ITAT में, अगर मुझे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में मुझे अगर जस्टिस नहीं मिलेगा ना, तब मैं हाई कोर्ट के पास जाऊँगा ताकि हाई कोर्ट का बर्डन कम हो जाए। और मैक्सिमम लोगों को यहीं पे ही जजमेंट मिल जाता है, सेटिस्फाई हो जाते हैं लोग पर यहाँ पे। बात समझ में आ गई सर? तो क्या इनकम टैक्स का कोई और भी है क्या? बिल्कुल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपने नहीं सुना है, जो एनवायरमेंट के सारे केस लेता है? बिल्कुल लेता है। अगर यहाँ पे लोग बागों को न्याय नहीं मिलता है तो वो फिर हाई कोर्ट जाते हैं ताकि हाई कोर्ट के पास बर्डन कम हो, ये सारा का सारा बर्डन उठा ले। ठीक है, बात समझ में आई? आर्टिकल 323 भी समझ में आया। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों के पास में पावर होती है इन स्पेशल कोर्ट को बनाने की। अच्छा देखो, ये कोर्ट है ना, तो यहाँ पे IAS बैठेंगे या फिर जज बैठेंगे? सोच के देखो कि भाई जज बैठेंगे, बिल्कुल जज बैठेंगे। तो यहाँ पर अगर ट्रिब्यूनल में अगर जज वगैरह की नियुक्ति, अगर जज के अपॉइंटमेंट है ना, अगर यूनियन गवर्नमेंट करेगी, सोच के देखो, क्या स्टेट गवर्नमेंट करेगी, तो क्या ये जज कभी भी किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कहेगी भाई कि मैंने ही तेरे को नियुक्त किया था, तो मेरे खिलाफ ही जाएगा क्या? अगर मेरे खिलाफ जाएगा तो वापस तेरे को रीअपॉइंटमेंट नहीं दूंगा मैं, मतलब कि तेरे को वापस नौकरी पे नहीं बिठाऊंगा, 4 साल में उतार दूंगा। तो ये जज बेचारा इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा, ये सारे के सारे जो डिसीजन होगा ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में देगा, इसके कोई खिलाफ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जज होने के बाद भी अपनी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खो रहा है। क्यों खो रहा है? क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? गवर्नमेंट खुद नियुक्ति कर रही है। बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम आर्टिकल की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 था, उसको पूरा का पूरा स्ट्राइक डाउन कर दिया। हम कंटेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम क्या हुई। 2021 में क्या हुआ था ना, पहले पहले क्या हुआ था, एक ऑर्डिनेंस आया था, ठीक है ना। और ऑर्डिनेंस में क्या कहा था कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो ट्रिब्यूनल पे पूरा कंट्रोल रखेगी। पूरा कंट्रोल कैसे रखेगी? चाहे अपॉइंटमेंट हो जज के, भाई ट्रिब्यूनल है तो स्पेशल कोर्ट ना,
वहाँ पे जज ही बैठेंगे। तो जज का चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे टेन्योर हो, चाहे इसकी सैलरी हो, चाहे इसके सर्विस रूल्स हो, कुछ भी हो, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो ये जज साहब जो बैठेंगे ना, ये पूरा का पूरा किसकी भाषा बोलेगा, ये बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की भाषा बोलेगी, इसके कभी खिलाफ नहीं जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भई आपने तो ट्रिब्यूनल बनाया था, आपने तो स्पेशल कोर्ट बनाया था, तो उसकी तो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप सब कुछ आप ही डिसाइड करोगे ना, तो वो जज कभी भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये ऑर्डिनेंस है ना, ये पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशन है, और इस ऑर्डिनेंस को पहले ख़त्म कर दिया था। बात समझ में आ गई? मतलब कि ऑर्डिनेंस आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ऑर्डिनेंस पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशन है, इस ऑर्डिनेंस को ख़त्म कर दो। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने और चालाकी की। उन्होंने कहा कि आपने तो ऑर्डिनेंस ख़त्म किया है, हम एक्ट ही लेके आएंगे पूरा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वापस 2021 में उसी साल कुछ ही महीनों बाद इन्होंने पूरा का पूरा नया एक्ट बना दिया। क्या बनाया इन्होंने? ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट लेके आ गए 2021 का। समझ में आया? पहले ऑर्डिनेंस लेके आए, तो ऑर्डिनेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो ट्रिब्यूनल बनाया है, इसकी इंडिपेंडेंस कुछ भी नहीं है, सब कुछ कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। तो ये जो जज होगा ना, ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ही सारे के सारे फेवर देगा, और हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, जुडिशियल की पावर अलग होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस पूरा का पूरा एक अनकॉन्स्टिट्यूशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चालाकी करके कहा कि आपने ऑर्डिनेंस खत्म किया है, हम एक्ट लेके आएंगे, और ये एक्ट पास भी हो गया पार्लियामेंट में आराम से। जैसे ही एक्ट पास हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगेन वो सारी पावर आ गई, चाहे अपॉइंटमेंट हो, ट्रेन्योर हो, इसका सैलरी हो, सर्विस रूल हो, इन ट्रिब्यूनल के जज वगैरह की, सब कुछ वापस सेंट्रल गवर्नमेंट ही होल्ड करने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार कि आपने ये क्या कर दिया भाई, हमने ऑर्डिनेंस के लिए आपको मना किया, तो आप लॉ लेके आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मैं इस लॉ को भी, इस पूरे एक्ट को भी मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता हूँ। तो पार्लियामेंट ने क्या किया कि सेम चीज़ अलग वर्डिंग्स पे थोड़ी सी अलग वर्डिंग यूज़ कर ली, और वो पूरा पूरा एक्ट बना दिया। पहले ऑर्डिनेंस बनाया और थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके एक्ट बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ऑर्डिनेंस भी गलत है, एक्ट भी गलत है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो ना, उसे आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो। ये बात आपने लाइन सुनी होगी, बिल्कुल सुनी होगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्ट है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 वाला, ये पूरा का पूरा एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि रीजंस क्या बताया उन्होंने कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का पावर बहुत ज़्यादा है, पूरा का पूरा कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है यहाँ पर ट्रिब्यूनल पे, और ट्रिब्यूनल की जो इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर तो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। क्यों? ट्रिब्यूनल जो कि एक स्पेशल कोर्ट होता है, वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रहा है, यहाँ के जज वगैरह वो ही नियुक्ति कर रहे हैं। तो ये जज तो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा ही नहीं, दिखती बात है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 323A और 323B जो कि ट्रिब्यूनल बनाने की पावर देता है पार्लियामेंट को, और आर्टिकल 14 जो कि इक्वलिटी की बात करता है। देखो, आर्टिकल 14 होता है ना, जिसको इक्वलिटी बिफोर लॉ कहते हैं, ठीक है ना, ये तो हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है फेयरनेस, कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फेयर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे यहाँ पे कोई भी अलग इंस्टीट्यूट यूपीएससी वगैरह कुछ भी हो, ये सब के सब फेयर होंगे, ये सब के सब मतलब कि सही काम करेंगे, फेयरनेस होगी। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है? फेयरनेस की बात करता है। क्या यहाँ पे फेयरनेस दिख रही है आपको? बिल्कुल फेयरनेस नहीं है, तो पूरा का पूरा ये तो बायस्ड है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि फेयरनेस होगी, बायसनेस कहीं पे भी नहीं होगी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा जो इन्होंने एक्ट बनाया वो तो बायसनेस के हिसाब से बनाया। तो इन्होंने क्या किया कि पूरा बेसिक स्ट्रक्चर का यहाँ पे वायलेट कर दिया इन्होंने, पार्लियामेंट ने। और इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि जो ट्रिब्यूनल है ना, वो एक तरह का कोर्ट होता है, और उनको इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। सही बात है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट्स है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए हम इस पूरे एक्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं, पूरे एक्ट को हटा दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन रहते हैं यहाँ पे, वो देखते हैं कि लेजिस्लेचर है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कभी इग्नोर नहीं कर सकता है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डिनेंस को पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसी ऑर्डिनेंस को वापस ला करके एक्ट कैसे बना सकती है? तो गलत कर रही है वो। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ने ऐसा कर दिया है। ठीक है, और ये नहीं करना चाहिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन किया है, यहाँ पे ऑर्डिनेंस की बात कर रही है, इसको स्ट्राइक डाउन किया ना, तो पार्लियामेंट डुप्लीकेट ला नहीं लेके आ सकती। मतलब कि जो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है ना, उसको इनडायरेक्टली भी पॉसिबल नहीं कर सकते अपन। ठीक है, इसीलिए सीजीआई जो अम्बेडकर सर है ना, उन्होंने कोर्ट किया था ये कि एग्जीक्यूटिव को, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट होगा वो सबसे पावरफुल होगा इंडिया के अंदर में। क्यों? क्योंकि वो ही लास्ट इंटरप्रेट करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को,
और उन्होंने कहा है कि अगर कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको अलग वर्डिंग से आप अगेन वापस लॉ नहीं बना सकते। चलो बात समझ में आ गई। पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट को रिपेयर कर सकता है। मतलब पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट को रिपेयर करनी है। मतलब कि जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बना था 1950 के अंदर में, ये बन के लागू हो चुका है, हम उस समय रिपब्लिक हो चुके थे। बात समझ में आ गई सर। लेकिन आज क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, 75 ईयर हो गए। तो 75 ईयर में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई है, नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, पूरा हमारा सोसाइटी सारी चेंज हो गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन वैसा नहीं रहा है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन लैग कर रहा है यहाँ पे, तो मतलब उसको रिपेयर करना है सिर्फ हमें। समय के साथ सोसाइटी चेंज हो रही है तो हमें उस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, लेकिन हमें बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोई भी पार्लियामेंट बाईपास नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन डिफेक्ट को रिपेयर करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन डिफेक्ट मतलब कि अगर सोसाइटी चेंज होती है, मॉडर्नाइज होती है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी मॉडर्नाइज करना है, बस इतना सा काम है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बाईपास मत करो आप, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की कंसर्न क्या है, क्या देखते हैं हम यहाँ पे कि गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी जज वगैरह को ट्रिब्यूनल्स में, तो ट्रिब्यूनल तो पूरा का पूरा बाइस्ड हो जाएगा। आर्टिकल 14 जो फेयरनेस और बाइसनेस की बात करता है, ये तो पूरा पूरा वोलेट हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 14। और क्या कहेगा, गवर्नमेंट ही बिगेस्ट लिटिगेंट होती है। सही बात है। ट्रिब्यूनल में जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है ना, वहाँ पर एक कम्युनिटी गई, उन्होंने कहा कि सर कि एक हाईवे बन रहा है जो कि हमारे गाँव से होके जाएगा, लेकिन इस हाईवे से क्या होगा कि हम अपनी बकरी वगैरह चुराने जाते हैं ना, तो ये हमारे रास्ते के अंदर में आता है। सेकंड, हमारे यहाँ पे पूरी रिवर जाती है, उस रिवर को ये डैमेज कर देगा ये, ठीक है। तो पब्लिक कहाँ जाएगी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाएगी। अच्छा, ये किसके खिलाफ जाएगी ये हाईवे कौन बना रहा है, ये हाईवे तो गवर्नमेंट ही बना रही है ना। तो आप सोच के देखो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको अपॉइंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है, इसके जज वगैरह को, तो क्या जज कभी भी इस कम्युनिटी को जस्टिस दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। वो किसके फेवर में जजमेंट देगा, हमेशा वो गवर्नमेंट की तरफ ही फेवर देगा। सारे के सारे जजमेंट कहाँ होंगे, गवर्नमेंट के फेवर में होंगे। तो कभी भी सोसाइटी में जस्टिस नहीं मिल पाएगा। इसीलिए समझ में आया ना, मतलब कि मैक्सिमम लिटिगेंट्स, मतलब सबसे ज़्यादा बार कोर्ट जो है ट्रिब्यूनल्स होता है ना, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट गलत कर रही है, आप हमें न्याय दो। तो सोच के देखो, अगर ट्रिब्यूनल में जज वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना रही होगी, ठीक है ना, तो ये तो एक तरह से उनका नौकर ही है, ये जज तो इनका नौकर ही है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो नौकर कभी मालिक के खिलाफ में आवाज़ उठाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर फेयरनेस खत्म हो जाएगी, आर्टिकल 14 बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगेन 9 ट्रिब्यूनल से उसको अबोलिश कर दिया है। और हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो चुके हैं यहाँ पे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बार क्या करती है ना, कि ट्रिब्यूनल्स को एबोलिश करती है, वो ख़त्म करती जाती है। अगर ट्रिब्यूनल खत्म होगा, मैंने क्या कहा था कि लोअर कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, और यहाँ पर आते हैं ट्रिब्यूनल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने और पार्लियामेंट ने ऐसा क्या हुआ कि टोटल मिलाकर के 9 ट्रिब्यूनल्स को खत्म कर दिया। तो ये सारा का सारा बर्डन का इस पे आ गया, सारा का सारा हाई कोर्ट पे आ गया। हाई कोर्ट यहाँ पे ओवरलोड हो चुकी है। और ट्रिब्यूनल होता है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न है सारे के सारे। ट्रिब्यूनल जो होता है वो जुडिशियल कैरेक्टर का होता है। सही बात है, ये स्पेशल कोर्ट्स है, इसका सारा का सारा जुडिशियल कैरेक्टर है। और गवर्नमेंट, ये कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप IAS को सेलेक्ट करके रखना है। यहाँ तो जज वगैरह बैठ रहे हैं जो कि न्याय वगैरह देंगे, तो हमें यहाँ पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। जज को अगर गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और गवर्नमेंट ही केस लड़ेगी, तो वहाँ पे फेयरनेस हमेशा खत्म हो जाएगा। मतलब कि ये अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा ना, जज वगैरह, ठीक है, तो ये जज कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला देगी नहीं, यहाँ पे फेयरनेस कभी नहीं आ पाएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखते हैं यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, सबसे पहले ऑर्डर दिया था कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 को तो इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। और क्या कहा इन्होंने कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन इसको बनाना है 4 मंथ के अंदर में। जैसे UPSC है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी तरह से NTC होगा, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, ये बनेगा। इसका क्या रोल होगा, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन का अपॉइंटमेंट्स होगी वो फेयर होगी और इंडिपेंडेंट होगी। मतलब कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं लगी अपॉइंटमेंट में। इनकी सैलरीज और इनका जो टेन्योर होगा वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। और ये कौन डिसाइड करेगा, NTC डिसाइड करेगा। ट्रिब्यूनल का फंक्शन क्या होगा, इसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि कोई ट्रिब्यूनल तो बहुत ज़्यादा हार्श जजमेंट देता है, कोई ट्रिब्यूनल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जजमेंट देता है, ऐसा नहीं होगा, हर जगह स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट का जो इंटरवेन होगा वो मिनिमम होगा, बिल्कुल जीरो होगा। यहाँ पे बात सही है। यहाँ पे अगर इस तरह से होता है, मतलब एक तरह से NTC जो होगा, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, वो UPSC स्टाइल इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, सिर्फ ट्रिब्यूनल्स के लिए होगी। बात समझ में आ गई। अगर हम ट्रिब्यूनल की इंडिपेंडेंस को बनाए रखेंगे ना, तभी जाके ही हमारे यहाँ पे जस्टिस मिल पाएगा लोगों को, ठीक है। और हाई कोर्ट का जो बर्डन है वो थोड़ा कम भी हो पाएगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल का बनने का कारण ही था कि हाई कोर्ट का बर्डन कम हो, ठीक है। केसेस अगेंस्ट
द एक्ट, मतलब जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट था उसके खिलाफ में बहुत जो उन्होंने केसेस किया था, जैसे कि मद्रास बार एसोसिएशन ने, जयराम रमेश ने, लीगल ग्रुप, बहुत सारे लीगल ग्रुप थे, उन्होंने इसके खिलाफ में केसेस फाइल किए थे कि सर कि आपने जब ऑर्डिनेंस को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है, उसके बाद फिर भी गवर्नमेंट तो मान नहीं रही है, और उन्होंने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 बना दिया था। तो आर्ग्यूमेंट क्या दिया इन सारे एप्लीकेंट्स ने, इन्होंने कहा कि जो ऑर्डिनेंस था उसको वापस रिवाइव कर रहे हैं, और ऑर्डिनेंस तो ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, लेकिन इसको वापस रिवाइव किया जा रहा है, और ये गलत है। पार्लियामेंट में डिबेट प्रॉपर ही नहीं हुई, फटाफटी येस करवा देते हैं और लॉ पास कर देते हैं। अनलिमिटेड पावर दिया है गवर्नमेंट को ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल का चाहे अपॉइंटमेंट हो चाहे इनकी सैलरी वगैरह में अनलिमिटेड पावर है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के अकॉर्डिंग तो, और इससे क्या होगा, हमारे ट्रिब्यूनल वीक हो जाएगा, हमें जस्टिस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हुआ कि इस टीआरए को, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट को पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, हटा दिया इसको। ठीक है, बात करते हैं आगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस है ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सही बात है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वो तो टच ही नहीं कर सकते यहाँ कोई भी, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया है, ठीक है, उसको हर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी को मानना ही पड़ेगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर इवन वो हाई कोर्ट्स भी हो, हर जने को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये लास्ट इंटरप्रेटर है। ठीक है, और क्या हो जाएगा कि पार्लियामेंट को भी फॉलो करना पड़ेगा सेटल्ड लॉ। सेटल्ड लॉ मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट आ गया, अगर वो कोई सा केस सेटल हो चुका है, उसमें जजमेंट आ चुका है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बात माननी पड़ेगी। सही बात है, अगर हर एक एग्जीक्यूटिव को उनकी बात माननी पड़ती है, अम्बेडकर साहब ने भी कहा था। और क्या है कि जो ट्रिब्यूनल्स है ना, वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। सही बात है, ये कोई पटवारी का ऑफिस नहीं है, आईएएस का ऑफिस नहीं है कि आप उनको अपने मनचाहा अपॉइंट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सीधा न्याय मिलता है यहाँ लोगों को। हमने पढ़ा भी था कि जो अभी हमने लास्ट आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कि लोअर जुडिशियरी की बात हो रही थी, ठीक है ना, वहाँ पे ये बताया गया था कि क्यों लोअर जुडिशियरी में इतना पेंडेंसी है, क्योंकि वहाँ पे जो नए जज वगैरह आते हैं ना, उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, और वो बचते हैं कि यार कि मैं जजमेंट नहीं दूंगा, मेरे तो तब तक ट्रांसफर हो जाएगा, अगला वाला आगे जजमेंट देगा। हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें ट्रेंड वगैरह चाहिए, लेकिन ट्रेंड जज वगैरह चाहिए, लेकिन वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, फाइनल एसेंस क्या होगा, मतलब हमने क्या सीखा इसमें कि जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट है 2021 वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, पहले ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तो गवर्नमेंट ने चालाकी से ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट लेके आए, तो इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, बात खत्म हो गई। गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पे ज़्यादा था, और ट्रिब्यूनल की इंडिपेंडेंस को बनाए रखना बहुत ज़रूरी था, ताकि आर्टिकल 14 बना रहे। आर्टिकल 14 क्या कहता है, फेयरनेस की बात करता है, और बाइसनेस की बात करती है कि फेयरनेस रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, बाइसनेस बिल्कुल भी नहीं होगा। हम इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल मतलब फेयरनेस और बाइसनेस होता है। ठीक है, यहाँ पे नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनेगा, जैसे यूपीएस होता है, जो अपॉइंटमेंट हो, सैलरी हो, उसका टेन्योर हो, वो सब कुछ अच्छे से बनाएगा। ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होगा, एनटीसीबी। और क्या होगा, जैसे यूपीएससी ना बिल्कुल गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को क्लियर मैसेज दिया है कि जुडिशियल डिसीजन को कोई भी बाईपास नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, लास्ट इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। बात समझ में आ गई? इन्होंने जो फाइनली इंटरप्रेट कर दिया ना, तो उसको सबको मानना ही पड़ता है। थैंक यू।